हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 3 में रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास 1 में हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लास 2 में भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। सबसे पहले देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल का नाम क्या है तथा इसका समय क्या है, अर्थात काल विभाजन की दृष्टि से इस काल का समय क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल का नाम उत्तर मध्यकाल है तथा इसका उपनाम रीतिकाल है। समय 1700 से 1900 ईस्वी है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इस काल का नाम उत्तर मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उपनाम रीतिकाल, समय 1700 से 1900 ईस्वी है। कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है, तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मध्यकाल को दो कालखंडों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को कौन से कवि ने क्या नाम दिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अलंकृत काल। अलंकृत काल, यह नाम रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने दिया है। अलंकृत काल, यह नाम रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने दिया है। श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, यह नाम रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद ने दिया है। श्रृंगार काल, रीतिकाल को यह नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। रीतिकाल, यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आगे देखते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे रीत सिद्ध कवि, पहले नंबर पे रीतबद्ध कवि, दूसरे नंबर पे रीत सिद्ध कवि, तीसरे नंबर पे रीत मुक्तक कवि है। एक बार फिर से देख लीजिए। रीतकाल के कवियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे रीतबद्ध कवि, दूसरे नंबर पे रीत सिद्ध कवि, तीसरे नंबर पे रीत मुक्तक कवि आते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम। रीतबद्ध कवि। रीतबद्ध कवि के अंतर्गत केशोदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, ये रीतबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत बिहारी और रसनिधि आते हैं। बिहारी और रसनिधि रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीत मुक्तक कवि। रीत मुक्तक कवि के अंतर्गत घनानंद, आलम, ठाकुर बोधा, ये कवि रीत मुक्तक कवि के अंतर्गत आते हैं। घनानंद, आलम, ठाकुर बोधा आदि रीत मुक्तक कवि के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं रीतबद्ध कवि के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की है। जैसे
केशोदास, चिंतामणि, मोतीराम, सेनापति देव, ये रीतिबद्ध कवि हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, इस वर्ग में कौन कवि हैं। दूसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे, किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी, रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि थे बिहारी और रश्मिधर। रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि थे बिहारी और रश्मिधर। रीति मुक्तक कवि, रीति मुक्तक कवि के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।